மாநிலங்களவையில் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிலுரை வழங்கி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். Please take your seat. No, please take your seat. Now, when the Prime Minister is on his legs, please take your seat. आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करने के लिए This is not correct. Please take your seat. This is not correct. Please take your seat. No. Please take your seat. आप बैठिए प्लीज. आप बैठिए प्लीज. प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स. प्लीज आप बैठिए. प्लीज आप बैठिए. आदरणीय सभापति जी, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इस सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज प्रगति से विकास के वर्ष रहे हैं। Nothing will go on record except Prime Minister's जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग को उनके जीवन में परिवर्तन का एक कालखंड रहा है। एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को sit to your seat. हम Please. सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। கார்கே அவர்களுடைய வயதை கணக்கிடும் போது அவர் இங்கே அமர்ந்து முழக்கங்களை எழுப்புவது சரிதானா என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன். आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे बोलने की अनुमति दे दीजिए। கார்கே அவர்களுடைய வயது என்ன, அவருடைய அனுபவம் என்ன, அவர் இங்கே அமர்ந்து கொண்டு முழக்கங்களை எழுப்புவது அவருடைய அனுபவத்திற்கு முறையானது தானா? आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब, इस देश के गांव, इस देश के किसान, महिलाएं, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, सभी विषयों को लेकर के बहुत ही विस्तार से भारत के प्रगति का एक स्वर संसद में गूंजा है। குடியரசுத் தலைவர் உரை என்பது பெண்கள், ஏழைகள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர், விவசாயிகள், கிராமத்தினர் என அனைத்து அம்சங்களையும் கருத்தில் கொண்டு அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு பாதை அமைக்கக்கூடியதாக குடியரசுத் தலைவருடைய உரை அமைந்திருந்தது. हर वर्ग के सामर्थ्य को उन्होंने शब्दांकित किया है और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने
भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है। ये अपने आप में हम सबके लिए प्रेरक है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी का प्रथम क्वार्टर पूरा हो चुका है, लेकिन ये दूसरा क्वार्टर जैसे 21ஆம் நூற்றாண்டினுடைய கால் நூற்றாண்டு ஏற்கனவே நிறைவடைந்து விட்டது. எஞ்சி இருக்கக்கூடிய மற்ற காலாண்டு தற்போதுதான் துவங்கி இருக்கிறது. दूसरा क्वार्टर बहुत ही निर्णायक बना था। இந்த காலாண்டு பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கான காலகட்டம். विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये दूसरा क्वार्टर भी उतना ही இந்த सामर्थ्यवान होने वाला காலாண்டு है। வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்கு அடித்தளம் அமைப்பதற்கான முக்கியமான காலகட்டம். और इसलिए आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र का हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब न हमें रुकना है, न हमें पीछे मुड़ करके देखना है। I will not go ahead to do what you are doing. आगे ही आगे देखना Please है। बैठिए. I am not एक going to let गति you से चलना now. है। You please बैठिए. और लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें सांस लेनी है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। எனவே எங்களுடைய லட்சியங்களை அடைவதற்கான வழியில் நாங்கள் முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். आदरणीय सभापति जी, वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के भाग्य के अनेक सुयोग एक साथ சர்வாதிகாரம் நிலைக்காது என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து பிரதமரை பேச விடாமல் முழக்கம். उत्तम संयोग है ऐसा मैं मानता हूं। सबसे बड़ी बात है, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और उसमें भी இன்று உலக அளவில் இந்தியாவினுடைய திறமை அதிகரித்துள்ளது. महात्मा समझ रहा है। இன்று ஒட்டுமொத்த உலகமே இந்தியாவின் திறமையை கண்டு திறனை கண்டு வியந்து கொண்டிருக்கிறது. बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, உலகினுடைய மிகப்பெரிய திறமைகளுடைய முக்கிய மையமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. भी है, सामर्थ्य भी है, और इसलिए நம்மிடம் உறுதியும் இருக்கிறது, திறமையும் இருக்கிறது. शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, சக்தியின் ஆசீர்வாதமும் நம்மோடு இருக்கிறது. भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है, और हम समाधान दे रहे हैं। இன்று உலகிற்கு அமைதியை வழங்கக்கூடிய நாடாகவும் இந்தியா திகழ்கிறது. आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है।
और இன்று உலகின் தலை சிறந்த நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி மிக அதிகமாக இருக்கிறது. ये बहुत ही यूनिक संयोग है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है. आदरणीय सभापति जी, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, நாம் மிகவும் துரிதமான கதியில் முன்னேற்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். का मौका दिया तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था. மக்கள் எனக்கு பிரதமராக சேவை செய்ய முதலில் வாய்ப்பு வழங்கிய போது நமது இந்திய நாடு எளிதில் உடையும் தன்மை கொண்ட 5 பொருளாதாரங்களில் ஒரு நாடாக இருந்தது. लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया. आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से. ஆனால் இன்று நாம் உலகின் 3வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை நோக்கி மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம். सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश कीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, இன்று நீங்கள் எந்த துறையை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அது விண்வெளியாக இருந்தாலும் சரி, விஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா துறையாக இருந்தாலும் சரி, एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत. இந்த எல்லா துறைகளிலும் இந்தியா அதீத தன்னம்பிக்கையோடும் முழு முயற்சியோடும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है. ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு உலக ஒழுங்கு முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது. ஆனால் இந்தியா மட்டும் அந்த உலக ஒழுங்கில் மிகவும் சீராக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு உலகத்தினுடைய வரிசையே மாறிவிட்டது. विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है. विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं. आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है. இன்று பல்வேறு உலக நாடுகள் தெற்கு உலகம் பற்றி மிக வெகுவாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றன. भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है. இன்று தெற்கு உலக நாடுகளின் குரல்களை ஒட்டுமொத்த உலகமும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है. पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े சில நாட்களுக்கு முன்பு நாம் உலகின் பல்வேறு முக்கியமான 9 நாடுகளுடன் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கிறோம். एक साथ 27 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन இவற்றுக்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக, அதாவது ஒப்பந்தங்களின் தாய் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அளவில் 27 நாடுகளை கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் தலையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश
हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा है? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय ஒரு सभापति காலத்தில் जी, இந்தியாவோடு வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு எந்த ஒரு நாடும் முன்வராத ஒரு நிலைதான் இருந்தது. இந்தியாவோடு வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்வதற்கே பல நாடுகள் தயக்கம் காட்டியது. एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा डील है। और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं இன்று வளர்ந்த பல நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற ஒரு நாடோடு ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு ஆர்வம் காட்டுகின்றன என்றால் இந்தியாவினுடைய திறமையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். मेरी इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। இன்று என்னுடைய நாடு அதனுடைய திறமையை திறனை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही, और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश को लोगों कहूं, कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு எந்த விதமான அவருடன் திட்டங்களும் இல்லை, சிந்தனைகளும் இல்லை, அதை பற்றி எண்ணமே அவர்களுக்கு இல்லை. देशवासियों का आभारी हूं, उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, ஆனால் எங்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்த போது அவர்கள் ஏற்படுத்திய பல பிரச்சனைகள், பல சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கே ஏராளமான சக்தியை செலவிட வேண்டி இருந்தது. इस काम के लिए हमने फ्यूचर रेडी पॉलिसीज पर बल दिया है, और आज आपने देखा होगा देश नीति के आधार पर चल रहा है, पॉलिसीज के आधार पर चल रहा है। ஆனால் இன்று இந்த நாடு கொள்கைகளின் ஆதாரமாக தற்போது சென்று கொண்டிருக்கிறது. எதிர்காலத்தை மையமாக கொண்ட தொலைநோக்கு சிந்தனை கொண்ட பல கொள்கைகள், திட்டங்கள் எங்கள் ஆட்சியில் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े, और आज स्थिति ऐसी है कि देश சீர்திருத்தம், செயல்பாடு, மாற்றம் என்ற தாரக மந்திரத்தோடு நாங்கள் இன்று பல்வேறு வளர்ச்சியின் பாதையில் நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। ஒவ்வொரு துறை வாரியாக நாங்கள் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறோம், பல கொள்கைகளில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறோம், பல நடைமுறைகளில் நாங்கள் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, वो दिशा में हमने प्रयास किया है, और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। இன்று இந்த நாடு உலக நாடுகளோடு இணைந்து நடைபோட எல்லா மட்டத்திலும் தயாராக இருக்கிறது என்பதை நம்பிக்கையோடு என்னால் கூற முடியும். आज दुनिया हमारे उद्यमियों को
समानता के रूप में देखती है। और जब पिछले दिनों सभी दलों के डेलीगेशन विश्व में गए थे, ये भाव उन्होंने भी अनुभव किया और आकर के मुझे सभी दल के माननीय सांसदों ने अपने अनुभव बता रहे थे, बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हाँ, बराबरी से बात हो रही है। ये हमारे लिए अपने आप में बात है। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई का बहुत बड़ा नेटवर्क जितना सामर्थ्यवान होता है वो लंबे अरसे तक इकोनॉमी को एक ताकत देता है। हमने उस दिशा में बल दिया। எம்எஸ்எம்இ துறைகள் எந்த ஒரு பொருளாதாரக்கும் மிக முக்கியமான வலிமையை அளிக்கின்றன. आज हमारे एमएसएमई नेटवर्क पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है. இன்று இந்தியாவினுடைய எம்எஸ்எம்இ துறையின் மீது உலகத்தினுடைய நம்பிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. लेकिन कई हवाई जहाज है जिसमें कई पुर्जे मेरे देश के छोटे छोटे एमएसएमई आदरणीय सभापति जी, देश में हुए इन प्रयासों का नतीजा सबके सामने है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है। और பல நாடுகள் இந்தியாவோடு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கின்றன. ஐரோப்பிய ஒப்பந்தம், அமெரிக்காவுடனான ஒப்பந்தம், இப்படி பல ஒப்பந்தங்கள். நேற்று கூட அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஐரோப்பிய அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் தொடர்பான விளக்கத்தை அவையிலே அளித்தார். तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता के एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। विश्व के लिए शुभ संकेत। आदरणीय सभापति जी, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं அமெரிக்காவோடு செய்து கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக மிக அதிக அளவிலான நன்மை யாருக்கு கிடைக்கப் போகிறது என்றால் நம் நாட்டினுடைய இளைஞர்களுக்கு தான் கிடைக்கப் போகிறது. बेटा भी होती है, बेटी भी होती है, और इसलिए उसे टुकड़ों में न देखा जाए। मेरे देश के युवा के सामर्थ्य का हमें गौरव करना चाहिए और उनके लिए நமது நாட்டின் இளைஞர்களின் திறமை மீது நாம் கௌரவம் கொள்ள வேண்டும், பெருமைப்பட வேண்டும். और मैं उनको कहता हूं, आइए दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। हिम्मत कीजिए, बढ़िए, देश आपके साथ खड़ा है और दुनिया நான் உங்களோடு தோளோடு தோள் இருக்கிறோம். இந்த தேசம் உங்களோடு இருக்கிறது என்பதை இந்த நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். सभापति जी, வாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக நடை போடுவோம். दुनिया में हमारे युवा प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है, इवन केयर गिवर्स की मांग बढ़ रही है। हर कोई मिलता है, हमें इस प्रकार के लोग चाहिए। कुछ लोग तो अपना स्पेशल ऑफिस यहाँ बना रहे हैं। இளம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், அதே போல பராமரிப்பாளர் உள்ளிட்டோரினுடைய கௌரவமும் மரியாதையும் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. कि भारत के प्रोफेशनल्स के लिए भी विश्व में बहुत बड़े अवसर बन रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संसद का उच्च सदन ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था, और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, सबको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या।
आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरिमा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहाँ उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है? எந்தெந்த அளவீடுகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த அளவீடுகளில் எல்லாம் நாம் புதிய சாதனைகளை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं और वे यहाँ उपदेश देते। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहाँ गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। உலகின் பல சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் எல்லாம் ஊடுருவல்காரர்களை தங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் நம் நாட்டில் மட்டும் சிலர் மேற்கு வங்கத்தை சார்ந்த அரசியல் கட்சிகள் ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாப்பதற்கு ஏன் இத்தனை சிரமப்படுகிறார்கள், ஏன் இத்தனை பிரயத்தனம் செய்கிறார்கள்? அவர்கள் என் நாட்டின் இளைஞர்களின் வாய்ப்புகளை பறிக்கிறார்கள். பழங்குடியினரின் நிலங்களை எல்லாம் அவர்கள் பறித்துக் கொள்கின்றனர். लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई है, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? நீங்கள் என்னதான் முயற்சித்தாலும் உண்மையை ஒருபோதும் மறைக்க முடியாது. இந்த உலகம் அந்த கண்ணாடியின் வழியாக உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் தங்களுடைய பாக்கெட்டை நிரப்புவதற்காக மட்டுமே பணியாற்றினர். आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार का अर्थव्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। நான் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன். 2014க்கு முன்பு இந்தியாவில் போன் பேங்கிங் என்கிற ஒரு நடைமுறை இருந்தது. और गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार मिलती थी, नफरत होती थी।
देश की 50% से ज्यादा आबादी बैंक के दरवाजे तक नहीं देख पाई थी। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए। அந்த போன் பேங்கிங் என்னவென்றால் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் யாருக்கெல்லாம் வங்கியினுடைய மேலாளர்களுக்கு போன் செய்து சொல்கிறார்களோ போன் செய்து சொன்னவுடன் பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கடன்கள் சில குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும்। कांग्रेस और यूपीए के राज में और आज जो इंडी अलायंस बनकर के बैठे हैं उनके राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी। मैं नया प्रधानमंत्री के पद का दायित्व मुझे मिला, मैं एक देश के मुखिया से मैं मिला, ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा बैंकिंग की दृष्टि से हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा पहले एक बार साहब जरा अभी आप नए हो, आपके बैंकों की व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए। हम कैसे हिम्मत करें? एक देश के नेता ने कोई एक जानकारियां थी, उसने मुझे बताया यहाँ इनको कोई परवाह ही नहीं। यानी प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को एनपीए के पहाड़ खड़े हो गए थे। जहां ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் வாராக்கடன் என்பது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மிக அதிகமாக இருந்தது। आदरणीय सभापति जी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमने समझदारी से काम दिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई। வந்த பிறகு வங்கித்துறையில் நம்பிக்கையோடு பல சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்தினோம்। और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है किसी एक महाशय बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले ने लिखा था, अगर मोदी सरकार बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे। அன்றைக்கு பல பொதுத்துறை வங்கிகள் எல்லாம் நஷ்டத்தில் இயங்கின। और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी, उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली। இந்திய வங்கிகள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் நோய்வாய்ப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தன। ஆனால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்திய வங்கிகளுக்கு அந்த நோயை அகற்றி विடுதலை கொடுத்தோம்। और बैंकिंग का जब स्वास्थ्य सुधरा तो लेन देन का कारोबार भी उनका बढ़ा, लोगों को पैसे मिलने लगे, सामान्य व्यक्ति को पैसे मिले, ऐसे ऐसे गरीब लोगों को लोन मिले। நாங்கள் செயல்படுத்திய சீர்திருத்தத்தின் விளைவாக சாமானிய மக்களுக்கு கூட வங்கிகளில் எளிதாக கடன் கிடைக்கப் பெற்றது। मुद्रा योजना जो देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत देता है। मुद्रा योजना जो நல்ல உதாரணம் என்றால் முத்ரா யோஜனா திட்டம்। இன்று முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் மூலமாக இந்த நாட்டினுடைய இளைஞர்கள் தங்களுடைய சொந்த காலில் நிற்பதற்கான வலிமை கிடைத்துள்ளது। सहाय देनी पड़ती है और हमने मुद्रा योजना के द्वारा 30 लाख करोड़ रुपया இன்று முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் இளைஞர்களுக்கு அடமானமில்லாத கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது। और बिना गारंटी देश के नौजवानों के हाथ में दिया और उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। और गर्व की बात है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी हकदार बनी, लाभार्थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप इन दिनों ग्रामीण महिला கடன் பெற்றவர்களில் மிக அதிகமானவர்கள் பெண்கள் என்பது மற்றொரு முக்கியமான பெருமைக்குரிய விஷயம்। सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने विस्तार तो किया ही किया, लेकिन 10 करोड़ बहनों को हमने सीधी आर्थिक मदद की व्यवस्था। हमारे एमएसएमई सेक्टर को हमने भरपूर लोन। மகளிர் சுய உதவி குழு மூலமாக 10 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது। जिम्मेदारी के साथ इस पवित्र सदन में कहना चाहता हूं, हमने एनपीए जिसके पहाड़ हुआ करते थे 2014 के पहले, आज उसको हमने नीचे निम्न स्तर पर लाकर के खड़ा कर दिया।
ஒரு காலத்தில் மலையளவு இருந்த இந்திய வாரா கடன் என்பது தற்போது மண்ணில் புதைந்து தேடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது. இந்தியாவில் வாரா கடன்களின் எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது. வங்கி துறையை சுத்தம் செய்வதற்கு நாங்கள் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். ये अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है तो बाकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. இந்த நாட்டில் எந்த ஒரு துணைக்கு வலிமை குறைக்க வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு வங்கித்துறைக்கு வலிமை கிடைக்க வேண்டியது மிக அவசியம். எனவேதான் நாங்கள் வங்கித்துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்தி இருக்கிறோம். मान्यता बन चुकी थी, वो बनते ही है बीमार होने के लिए, वो बनते ही हैं बर्बाद होने के लिए, वो बनते ही हैं बंद होने के लिए. हमने इस पूरी मानसिकता को हकीकतों के आधार पर बदलने में सफलता, और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारा किसान उस दिशा में जरूर भारत की आशा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देगा. விவசாயிகளை பற்றி காங்கிரஸ் ஒருபோதும் அக்கறையோ கவலையோ கொண்டதில்லை. यहाँ कुछ साथियों ने इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में शिकायतों का भाषण இந்த அவையில் பேசிய சிலர் நடைமுறைப்படுத்துதல் குறித்து சில விஷயங்களை இங்கே குறிப்பிட்டு பேசினார்கள். इसमें तो उनका ऐलान दिखता था, बाकी में तो नहीं दिखता है. आदरणीय सभापति, जब ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं एक जरा किस्सा सुनाता हूँ. मैं किसी का भला बुरा कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हकीकतें रख रहा हूँ. परेशानी जिनको होगी उनको होगी, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही होते हैं. हमारे देश के एक नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने खुद ने ये घटना कहीं सुनाई, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है. उसमें उन्होंने कहा उस नेता ने क्या कहा, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं. काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे. मैं हिमाचल प्रदेश गई थी. जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके. आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है. इसी भाषण में आगे वो कहती हैं, अब वहां सड़कें ही नहीं थी. उनका कहने का कारण यह था कि हिमाचल में जहां वो गई और सड़कें ही नहीं थी. अब वहां सड़कें ही नहीं थी तो फिर उस पर जीप का क्या लाभ हो सकता है? जीप लेकर के कौन जाएगा जहां रोड नहीं है. लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं. आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है. कांग्रेस के लंबे शासनकाल में यही कार्यशैली रही और जिसको इंदिरा जी खुद जानती भी थी कि ये पाप चल रहा है, लेकिन इस कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया.
और इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे। और प्लानिंग कमीशन को बना और इंदिरा जी ने जब कहा, उसके बीच में 2 दशक बज चुके थे। பணக்காரர்களுக்கும் அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்களுக்கும் எல்லா துறைகளிலும் உதவியை செய்வது என்பதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தாரக மந்திரமாக இருந்தது. देख रहे थे, लेकिन सुधार करने की तैयारी नहीं। 2014 के बाद जब आपने हमें मौका और कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन अटकाना लटकाना भटकाना वाली कार्यशैली बना दी थी, 2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने आकर के काम किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த பிளானிங் கமிஷன் திட்டக்குழுவினுடைய வகுப்புடைய எல்லா திட்டங்களும் பணக்காரர்களுக்கு உதவி செய்வது போலதான் இருந்தன. நாங்கள் 2014 ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திட்டக்குழுவை முழுமையாக மாற்றி அமைத்தோம். वो भी एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है और मैं तो देख रहा हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए विकास के लिए एक मॉडल के रूप में वैश्विक संस्थाएं इसको अनुमोदन दे रही है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की ये सफलता बनी है। देश के कई जिले ऐसे थे जिसको पिछड़े मान करके छोड़ दिया गया था और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरतें थी उसको भी नकार दिया गया था। उनको तो ऐसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था और जो पिछड़े इलाके थे वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी आती गई। और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता था ताकि और खराब करे वो। ये हाल बन गया था, ये वर्क कल्चर बन गया था। हमने इस स्थिति को बदला। सबसे पहला आग्रह किया, यंग होनहार अफसरों को लगाया जाएगा और पूरा 3 साल का मौका उसको दिया जाए काम करने का। एक के बाद हम निर्णय किए और आज देखिए किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में था। இந்த நாட்டில் எங்கெல்லாம் வளர்ச்சி பின்தங்கி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் முன்னேற்றுவதற்காக முன்னேற விரும்பும் மாவட்டங்கள் என்கிற திட்டத்தை நாங்கள் செயல்படுத்தி இருக்கிறோம். ஒரு காலத்தில் இவையெல்லாம் எப்படி இருந்தது என்றால், யாரேனும் தங்களுடைய பணியை சரியாக செய்யவில்லை என்றாலோ, பணியில் தவறு செய்தாலோ அவர்களுக்கு தண்டனையாக அந்த இடங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்வார்கள். அப்படிதான் அந்த மாவட்டங்களில் நிலை இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திய முன்னேற விரும்பும் மாவட்டங்கள் பல பின்தங்கிய பகுதிகள் மற்றும் மாவட்டங்கள் இன்று வளர்ச்சி பாதையில் நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. आदरणीय सभापति जी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहने के लिए इसको उल्लेख कर रहा हूँ। कांग्रेस के हमारे साथियों को ये जो बदलाव आ रहा है उसमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है और उनका तो एक ही वो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है, जीप और खच्चर वाला मॉडल, यही वो लोग जानते हैं, उससे आगे कुछ नहीं जानते। और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बांधने की कल्पना की। विषय तो पक्का हो गया, सरदार साहब नहीं रहे, खैर नेहरू जी ने शिलान्यास किया। अब इम्प्लीमेंटेशन देखिए इनको। मेरा जन्म नहीं हुआ था जब इसकी कल्पना की गई थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने उसका उद्घाटन किया, ये हाल है। और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए 3 दिन अनशन पर बैठना पड़ा था नर्मदा सरदार सरोवर डैम के लिए, मेरे राज्य के किसानों के लिए। मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया था, तब जाकर के भारत सरकार को झुकना पड़ा और तब जाकर के सरदार सरोवर நிறைவேற்றுவது பற்றி எதிர்க்கட்சிகள் பேசுகின்றனர். ஆனால் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் நிலை எப்படி இருந்தது என்றால், நேரு
பிரதமராக இருந்த போது எந்தெந்த திட்டத்திற்கெல்லாம் அடிக்கல் நாட்டினாரோ அது பல ஆண்டுகள் வரை அந்த திட்டங்கள் நிறைவு பெறாமலேயே இருந்தது. என்னுடைய மாநிலத்திலேயே எடுத்துக்கொண்டால் நேரு காலத்தில் அடிக்கல் நாட்ட பல திட்டங்கள் நான் முதல்வராக இருக்கும் போதுதான் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. हमने कांग्रेस की कार्यशैली को बदलने के लिए जब मैंने देखा कई ऐसे काम थे अटके पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं थे फाइलों में, और पॉलिटिकल फायदे के लिए अनाउंसमेंट कर दिए, दिए जला दिए, पत्थर लगा दिए, करना कुछ नहीं। आखिरकार मैंने வெறும் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்கள், அடிக்கல் மட்டும் நாட்டினார்கள், ஆனால் எந்த பணியிலும் இவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். ये प्रगति प्लेटफॉर्म का मैं उदाहरण देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन शायद हिमाचल में एक ट्रेन उन्होंने पार्लियामेंट में घोषित की थी, शायद ऊना और कोई, मेरे आने तक वो कागज पर भी उसका ड्राइंग नहीं बना था, बता, और चुनाव जीतने के लिए वो घोषणा कर दी। प्रगति के अंदर मेरे सामने विषय आया, ऐसे कई विषय मेरे सामने आए, और उस प्रगति के अंदर हमने एक एक प्रोजेक्ट क्यों अटके हुए, कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की काम में क्या मुसीबत आई है, किसने गलत तरीके से इसको आगे बढ़ाया, और बजट तो बढ़ता ही गया था। जो योजना 900 करोड़ में होनी थी वो 90,000 करोड़ तक पहुंच जाए, ये हाल करके रख दिया था इन्होंने। हमने முந்தைய ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் வெறும் காகிதத்தில் மட்டுமே இருந்தன. अभी मैंने 50वां एपिसोड पूरा किया उस मीटिंग का। 900 கோடிக்கு ஒரு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது என்றால் அது நிறைவு பெறும்போது அந்த திட்ட மதிப்பு 90,000 கோடியாக அதிகரித்திருக்கும். के इम्प्लीमेंटेशन में कौन मिनिस्ट्री का परेशानी हो रही है, किस स्टेट की परेशानी हो रही है, किस कानून की परेशानी हो रही है, हर एक की बारीकी से देखा, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीस का काम को गति मिली। ஆனால் இன்று எங்களுடைய ஆட்சியில் சுமார் 85 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்த காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன என்பதை நான் பெருமையோடு கூறுவேன். हमारा अप्रोच, चीजों की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण, समस्या के समाधान के लिए हमारी सोच और कांग्रेस के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, बहुत फर्क है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है, और यही लोकतंत्र की भी सच्ची ताकत होती है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। अब मैं इनका इतना बोल करके छोड़ दूंगा तो आज पता नहीं रात को उनको नींद नहीं आएगी, और गालियां कल कैसी दे उसका प्लानिंग चलेगा। लेकिन मैं उदाहरण के साथ बताना, இந்த நாட்டின் 140 கோடி மக்களின் திறமை மீதும் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம். அவர்களின் திறமை மீது எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த நாட்டு மக்களின் திறமை மீது ஒருபோதும் நம்பிக்கை கொண்டதே இல்லை. नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। இந்த நாட்டை பற்றி முன்னாள் பிரதமர் நேரு மற்றும் இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருந்தது, அவற்றை நான் இங்கே கூறியே ஆக வேண்டும். और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है,
इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो या पूरी कांग्रेसी बिरादरी हो, ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरे कई कोटेशन मिलेंगे। मैंने दुनिया के सामने कहा है, அவர்களின் ஆட்சியோ ஒருபோதும் இந்தியர்களின் திறமையின் மீது நம்பிக்கை வைத்ததே இல்லை। चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, 140 करोड़ समाधान